यूपी बोर्ड क्लास 12 का पेपर हो गया है आज और उस पेपर को सॉल्व कराएंगे। पेपर कोड है 348 EL। इस पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न था विकल्पी वाला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संश्लेषित एवं स्रावित होता है। बहुत आसान था, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। जो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वहां से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात है। फिनोटिपिक अनुपात कहा गया था, तो इसमें द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 होता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थान पर काटने वाला एंजाइम कहलाता है। तो देखिए जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में समिष्ट के विशिष्ट गुण है। विशिष्ट गुण तो जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, लिंग अनुपात भी है। आंसर से होगा इसमें से डी, उपरोक्त सभी। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 2 नंबर जो होता है अति लघुत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न था, अनुन्मीली परागणी पुष्प में होने वाले परागण का नाम लिखिए, इसका एक उदाहरण बताइए। तो इसमें होने वाले परागण का नाम लिखना आप स्वपरागण, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका एक उदाहरण बताना था तो उदाहरण में बता देते कोमेलिना, कोमेलिना या ऑक्सैलिस बता सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन था, मनुष्य के प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं और द्वितीयक अंडक में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं होती हैं इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। और जो द्वितीयक अंडक होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, 23। तो इसमें 46 और इसमें 23 लिख देना था। फिर अगला क्वेश्चन था, मेंडल द्वारा प्रस्तावित वंशागति के 2 सामान्य नियम लिखिए। तो मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अब यही दोनों लिख देना था, या आप पृथक्करण और स्वतंत्र विवरण बता देते। फिलहाल यहां पर 2 सामान्य नियम कहे गए तो 2 सामान्य नियम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर अगला प्रश्न था, किन्हीं 2 अलिंगी क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार, अलिंगी क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार को लिखना था। तो यहां पर आप बता देते सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा बता देते फिनाइल कीटोन्यूरिया। और इन दोनों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। फिर अगला था, ऐसे पारितंत्र का उदाहरण दीजिए जहां जैव मात्रा का पिरामिड उल्टे अवस्था में होता है। तो उल्टे अवस्था में जलीय पारितंत्र होता है। तो जलीय पारितंत्र इसका उत्तर हो जाता, 1 नंबर आपको मिल जाता। फिर देखिए लघुत्तरी प्रश्न पार्ट फर्स्ट में 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला, अनुलेखन इकाई की संरचनात्मक जीन डीएनए के दोनों रज्जुकों के नाम लिखना था। तो देखिए जो अनुलेखन हो रहा था, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, उसमें एक को टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता था, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम था। और दूसरा था कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड कहो चाहे रज्जुक कहो, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम था। इस तरह से लिख देना था, 2 नंबर आपको मिल जाते। फिर अगला है, डीएनए में विविधता लाने वाली 2 क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। तो एक तो आप बता देते जीन उत्परिवर्तन या केवल उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, जिसमें भाई अचानक होने वाला लिख देते इसके हेडिंग डाल करके कि डीएनए अनुक्रम में, डीएनए में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, ये बता देते। एक तो ये हो जाता, अब 2 कही गई थी। दूसरे में आप लिख देते जीन पुनर्संयोजन, जीन पुनः संयोजन। तो इसमें लिख देते
कि जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये होता है, जीन पुनर्संयोजन में क्या होता है कि डीएनए की अदला बदली करके, जैसे एक डीएनए ये है, दूसरा डीएनए ये है, जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया जाता है। तो डीएनए की अदला बदली करके पुनर्संयोजन किया जाता है। तो इस तरह से बताना था, ये आंसर हो जाता। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न रोगों के रोग जनक जीवों के नाम लिखिए। पहला है निमोनिया। रोग जनक जीव का, पैथोजन का नाम लिखना था। तो निमोनिया का लिख देते डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी हो जाता। जो अमीबता है, ये अमीबीय पेचिस होती है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाती है। जो एस्केरिस्ता है, ये एस्केरिस से हो जाती है, एस्केरिस से। और जो फाइलेरिया है, ये फील पांव या हाथी पांव रोग था, तो वाउचेरेरिया ब्रांकाफ्टाई, इस तरह से हो जाता। आपको 2 नंबर मिल जाते। फिर अगले क्वेश्चन पर आते। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टी अवस्था में नहीं होता, समझाइए। कभी भी उल्टी अवस्था में नहीं होता, तो समझाना है। तो एक तो आप बता देते 10% का नियम, जो ऊर्जा का क्षय होता है, जो ऊर्जा का क्षय था, यानी 10% का नियम। कहने का मतलब यह है कि जो ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाती है, तो 10% ही अगले स्तर तक पहुंचती है। एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर तक जाती है, तो 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। इस तरह से बताना था। और इसमें समझा देते कि एक तो ये हो जाता ऊर्जा का क्षय, और दूसरा बता दो ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह बता देते। और एक दिशीय प्रवाह हेडिंग डालकर लिख देते कि ऊर्जा हमेशा उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर बहती है, उपभोक्ता की ओर बहती है, ये लिखना था। फिर अगला है, अपरद और अपरदहारी से क्या तात्पर्य है। अपरद क्या है और अपरदहारी क्या है। तो देखिए, अपरद में आप क्या लिखते, इधर लिखते अपरद, इधर लिख देते अपरदहारी। ये अंतर भी जल्दी मैंने समझाया भी था। तो जो अपरद है, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या अपरद ऐसे निर्जीव कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों व जंतुओं के अवशेष से बनता है। अपरद क्या है, तो निर्जीव कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों व जंतुओं के अवशेष से बनता है। जैसे झाड़ी ले लीजिए, झाड़ी से बन गया। झाड़ी से क्या मतलब, जो झाड़ी होती है उसमें जो पत्तियां होती हैं गिर जाती हैं, नहीं तो उसकी गिरी हुई पत्तियों से बन गया। जैसे जो टहनियां हैं गिर जाती हैं, तो ये सब अपरद होते हैं। अपरदहारी में क्या लिखते कि ये वह जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बता देते केचुआ है, दीमक है आदि, इसमें बता देते। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, समझा रहे थे, वीडियो बंद हो गया था। तो देखिए, अब लघुत्तरी पार्ट सेकंड होगा। यहां पर अति लघुत्तरी लिखा गया है, ये गलत छप गया है। लघुत्तरी पार्ट सेकंड, अब इस लघुत्तरी पार्ट सेकंड में चौथे से शुरू होता है। तो उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व परागकणों के कायिक कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एक परिपक्व पराग कण का यहां पर मैंने चित्र बना लिया है, हालांकि हमने अंकुरित कर दिया है, आप बिना अंकुरित वाला भी बना सकते हैं। इसमें देखिए, जो कायिक कोशिका यहां पर थी, इसका कार्य हेडिंग डालकर लिखते, कायिक कोशिका हेडिंग डाल देते और लिखते कि ये पराग नलिका को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, और समझा देते थोड़ा सा। और जो इसके पीछे जनन कोशिका होती है, ये आगे चल करके 2 नर बुकों में बढ़ जाती है, जो जाकर के निषेचन में हेल्प करती है, निषेचन
करवाती है, निषेचन में सहायता करती है। तो इस तरह से हो जाता कार्य। फिर अगला है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मैंने कहा था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टिप्पणी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था और आ गई पेपर में। तो बहुभ्रूणता में आपको समझाया भी था कि जब एक ही बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। और इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी, ये बताना था। तो बहुभ्रूणता की परिभाषा क्या लिखा होगा आपने कि जब एक ही बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, एक ही बीज में कई भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। इस तरह से बता देते और 3 नंबर आपको मिल जाते, चित्र भी बना सकते। फिर अगला है सहलग्नता को परिभाषित कीजिए, 2 जीनों की वंशागत पर सहलग्नता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए सहलग्नता की परिभाषा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं और फिर वही वंशागत होते हैं तो उसे ही सहलग्नता कहा जाता है। जैसे ये कोई गुणसूत्र था, यहां पर 2 जीन थे ये पिता में और फिर यही दोनों जीन साथ साथ उनकी संतानों में भी ट्रांसफर हो गए बिल्कुल वैसे ही, तो इसे ही सहलग्नता कहा जाता है। और 2 जीनों की वंशागत पर सहलग्नता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए कहा गया है। तो इसमें एक आप बता देते, पहला कि जनकों के संयोजनों की अधिकता हो जाती है और दूसरा पुनर्योजन की कमी हो जाती है, और भी कई सारे थे बता सकते थे। तो हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो अभी भी जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है अंतरण आरएनए का एक अनुकूलक अणु के रूप में व्याख्या कीजिए। अनुकूलक अणु के रूप में कहा गया है। तो देखिए अंतरण आरएनए का मतलब होता है टीआरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए, चाहे अंतरण आरएनए कहो चाहे ट्रांसफर आरएनए कहो। तो इसको अनुकूलक अणु क्यों कहा गया है आपको बता दें, क्योंकि इसके 2 महत्वपूर्ण छोर होते हैं। 2 महत्वपूर्ण छोर कौन कौन से होते हैं? एक छोर पर एंटीकोडान होता है एक छोर पर, और जो एमआरएनए के कोड को पढ़ता है, ये क्या करता है? एमआरएनए के कोड को पढ़ता है। एक छोर पर एंटीकोडान होता है जो एमआरएनए के कोड को पढ़ता है, और जो एक छोर तो ये हो गया, और जो दूसरा छोर होता है, दूसरे छोर पर विशिष्ट अमीनो अम्ल होते हैं, विशिष्ट अमीनो एसिड होते हैं या अमीनो अम्ल होते हैं, और दूसरे छोर पर इसको पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब यह था कि यह एमआरएनए पर लिखे आनुवंशिक कोड को प्रोटीन की भाषा में बदलने का काम करता है। एमआरएनए पर लिखे आनुवंशिक कोड को प्रोटीन की भाषा में बदलने का काम करता है। तो इस तरह से लिखना था। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी, व्यसन या लत। तो किसी चीज की लत लग जाना ही व्यसन कहलाता है। तो इसके बारे में हमारे चैनल में टिप्पणी अपलोडेड थी, मैंने इसको उस दिन समझाया भी था कि व्यसन या लत क्या है, बहुत ही आसान था। और फिर है अगला स्वप्रतिरक्षा रोग। स्वप्रतिरक्षा रोग क्या होता है? तो स्वप्रतिरक्षा रोग का मतलब यह होता है कि जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जब हमारे शरीर का लिख लीजिए, जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये बाहर से कोई कीटाणु आता है, बाहर से कोई जीवाणु आता है, कीटाणु आता है, तो कीटाणु बाहर से जो आया है उसको और अपनी कोशिकाओं के बीच अंतर करना भूल जाता है, तो उसे ही स्वप्रतिरक्षा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि स्वयं
के ऊतकों को नष्ट करने लगता है। जो अपनी खुद की कोशिकाएं हैं, जो बाहर से जीवाणु या कीटाणु आया है, उसमें अंतर ही भूल जाता है, जिससे क्या होता है कि वो स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। तो इसे ही स्वप्रतिरक्षा रोग कहा जाता है। जैसे आर्थराइटिस वगैरह होता है रोमेटाइड वाला, उसमें बता देना। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लसीकाणु क्या है? हमारे शरीर में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसीकाणुओं पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जो लसीकाणु हैं इनको अंग्रेजी में लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट कहा जाता है। और लिम्फोसाइट कोशिकाओं को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, है यानी लिम्फोसाइट क्या है? तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख कोशिकाएं हैं, प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। फिर कहा गया है कि 2 प्रकार के लसीकाणुओं पर टिप्पणी। तो एक तो टी लिम्फोसाइट था, टी लिम्फोसाइट, और दूसरा था बी लिम्फोसाइट। इनके बारे में बताना था। तो इस तरह से इन्होंने शुद्ध हिंदी में पूछ लिया था। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है डिटेल से, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, कैंसर क्या है? इसके बचाव एवं उपचार का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था जरूर आएगा। देखिए, आ गया है पेपर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने पढ़ाया भी था इसको भी जल्द ही पिछले वीडियो में। फिर अगला है, वाहित मल क्या है? वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार, यानी वाहित मल का उपचार कैसे करेंगे? मैंने कहा था ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए परीक्षा में आ गया है। वाहित मल मैंने समझाया था कि नगरों से बहकर आने वाला जो जल होता है, इस जल में जब कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। और इसका उपचार शॉर्टकट में बता दें कैसे, 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। एक तो पहले छाना जाता है, छानना होता, फिल्टरेशन होता है। छानने के बाद फिर दूसरी विधि में जीवाणुओं को प्रवाहित किया जाता है। एक हो गया छानना, दूसरा हो गया जीवाणुओं को, तीसरे विधि में रासायनिक पदार्थों की सहायता से जल को शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से लिखना था इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्लोनिंग। तो देखिए, जैसे डीएनए है तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। जो डीएनए होता है इसकी प्रतिलिपि बनाना, इसके क्लोन बनाना ही, वैसे ही कॉपी बनाना ही क्लोनिंग है। और पारजीवी पौधे, तो जब जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्रांसजेनिक पादप हैं उन्हें ही पारजीवी पौधे कहा जाता है। जो ट्रांसजेनिक पादप थे उन्हें ही पारजीवी पौधे कहा जाता है। तो इनके बारे में लिखना था टिप्पणी। फिर अगला क्वेश्चन था, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने पर उत्पन्न खंडों के पृथक्करण एवं विलगन की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताना था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। फिर अगला है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। तो उत्पादन अधिक होता है और कीट प्रतिरोधी जातियों का विकास होता है, अधिक उपज देने वाली जातियों का विकास होता है। तो कई सारे इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ थे, वो बताने थे। फिर अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के जो पिरामिड थे, तीनों प्रकार के लिखने थे। जीवभार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, ये तीनों प्रकार के जो थे उनके बारे में लिखना था और फिर थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में बताना था। तो इस तरह से हो जाता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अंड जनन को परिभाषित कीजिए, अंड जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मैंने कहा था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। और देखिए अंड जनन आ गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर बंध्याकरण यानी बांझपन, जिन दंपतियों को अपनी खुद की संतान नहीं होती है तो उन्हें ही तरीके से उसको समझाया भी था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए की अंगुली छापी तकनीक और इनके उपयोग। अंगुली छापी का मतलब होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को समझाना था। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था और कहा था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए आ गया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते तो क्रोमोसोमी विकार पर करते, वंशावली विश्लेषण पर करते, ये कर देते। फिलहाल सभी लोगों ने यही किया होगा। फिर अगला है, विभिन्न प्रकार के समष्टि पारस्परिक क्रियाओं का उपयुक्त उदाहरण सहित। तो ये जो चैप्टर था समष्टि, उसकी पारस्परिक क्रियाएं चाहे वो धनात्मक वाली हो,
धनात्मक वाली और ऋणात्मक वाली दोनों बताना था। तो समिष्ट के बीच पारस्परिक क्रियाएं यहां डाल देते, फिर बताते दो प्रकार की होती है, फिर उनके बारे में, उनके भागों के बारे में सब डिटेल से बताना था 3 पेज में। इस तरह से हो जाता। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते तो जब इतना हॉट स्पॉट, देखिए मैंने कहा था हॉट स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया। और उत्पादकता कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आ गया। चित्र कोई नहीं पूछा गया, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि चित्र मैंने कहा था आएगा, अक्सर करके आता है हमेशा, लेकिन इस बार चित्र कोई पूछा नहीं गया अलग से। तो आशा है आपने पूरा पेपर अच्छे से किया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।